सभी मित्रों का स्वागत है भाई। आज थोड़ा विलंब हुआ है बेटा क्लास में, लेकिन फिर भी हम लोग शुरू करते हैं। एक सूचना के साथ बेटा इस लाइव क्लास को मैं शुरू कर रहा हूं कि कल से आपके टाइम में कुछ परिवर्तन होगा बेटा। तो इसकी सूचना हम इसी पेज पर आपको देंगे। आज जो कल का लाइव क्लास थी हमारी, उसमें कुछ हिस्सा रह गया था बेटा, तो आज उसको हम लोग पूरा करते हैं और फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जल्दी से बेटा ढेर सारे मित्रों को शेयर करिए, सारे लोग जुड़ जाएं। मैं क्लास शुरू करता हूं। एक्चुअल में ऑफलाइन क्लास में बेटा थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि बच्चों को आने वगैरह में थोड़ी सी परेशानी अगर होती है तो 5-10 मिनट वेट करना पड़ जाता है। दैट्स वाई ये क्लास थोड़ी सी विलंबित हुई है। तो शुरू करते हैं बेटा। कल हम लोग बात कर रहे थे बेटा कि जो सूर्य ताप है उसी के आगे बेटा लेके हम लोग चलते हैं कि जो सूर्य ताप है जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेटा इंसोलेशन, इसका जो धरातल पर वितरण होता है उसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। आखिरकार सूर्य ताप किन कारकों से प्रभावित होता है जो धरातल के अलग अलग हिस्से पर सूर्य ताप अलग अलग ढंग से प्राप्त होता है। कहीं ज्यादा हीटिंग होती है, कहीं कम हीटिंग होती है, तो क्यों होती है। तो पहला कल जो हम लोगों ने बात किया था बेटा, उसको मैं लिख दे रहा हूं। वो पहला था सूर्य के किरणों का आपतन कोण, जिसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंस एंगल। कल हम लोगों ने बात किया था बेटा विस्तार से, तो 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं बेटा। बस एक बात इसको समझना है कि आपतन कोण को अगर समझने में कुछ तकलीफ हो रही हो तो ठेठ भाषा में ये समझना है कि धरती के जिन इलाकों पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं वहां पे धरती सूर्यताप की प्राप्ति अधिक करती है। जिन मित्रों का ये छूटा है बेटा, कल वाले वीडियो में जाके देख लें, आपको विस्तार से मिलेगा। जिन इलाकों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां सूर्यताप की प्राप्ति कम होती है। मैंने कहा था इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि जहां किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां उनको वायुमंडल में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और आपने पढ़ा होगा कि वायुमंडल में जितनी ज्यादा दूरी तय करेंगे प्रकाश का उतना ही ज्यादा स्कैटरिंग होती है, प्रकीर्णन होता है, तो सूर्यताप की प्राप्ति कम होने लगती है। दूसरा कारण मैंने बताया था कि धरातल की ज्यादा दूर तक फैलती है। बोले बेटा, तो जितना धरातल पे दूर तक फैलेंगी तो जाहिर सी बात है कि इनके चीजों में फर्क तो आएगा ही। तो कल इस पे चर्चा हो गई थी। दूसरा जो मैंने टॉपिक आपको कल बात किया था कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की दूरी वो कांस्टेंट नहीं रहती बेटा, क्योंकि इलेप्टिकल ऑर्बिट में जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो कभी वो सूर्य के सबसे पास होती है और कभी वो सूर्य से सबसे दूर होती है। क्लियर है बेटा। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है तो ज्योग्राफी में उसे हम लोग पेरीहेलियन कहते हैं, उपसौर्य कहते हैं, यानी पृथ्वी सूर्य के एकदम नजदीक होती है। कल बेटा विस्तार से मैंने बात किया था, उस समय सूर्यताप की प्राप्ति की मात्रा कम हो जाती है। क्लियर है। जब पृथ्वी सूर्य के पास होगी तो सूर्यताप अधिक मिलेगा, जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तो सूर्यताप की मात्रा की प्राप्ति कम होगी। वो समझ में भी आता है, इसमें कुछ बहुत बड़ा टेक्निकल नहीं इशू है। आप उष्मा के स्रोत से ज्यादा दूर होंगे तो डेफिनेटली उष्मा की प्राप्ति कम होगी। आप उष्मा के स्रोत के करीब होंगे तो जाहिर सी बात है उष्मा की प्राप्ति ज्यादा होगी। पृथ्वी जब सूर्य के सबसे पास होती है तो इसे ज्योग्राफी में हम लोग कहते हैं बेटा पेरीहेलियन, उपसौर्य। तो उपसौर्य की दशा में जब पृथ्वी होगी तो सबसे अधिक गर्मी प्राप्त करती है। कल मैंने आपसे बात किया था कि 7%, लगभग 7% या 4 डिग्री सेल्सियस औसत से अधिक सूर्यताप की प्राप्ति करती है, और यह घटना प्रतिवर्ष 3 जनवरी को होती है। क्लियर है बेटा। पृथ्वी सूर्य से जब सर्वाधिक दूरी पर होती है, ज्योग्राफी में से अपहेलियन कहते हैं, अपसौर्य कहते हैं इस पोजीशन को, और इस समय पृथ्वी औसत से कम सूर्यताप की प्राप्ति करती है।
तो इस पे चर्चा हो गई थी बेटा, यानी पृथ्वी की सूर्य से दूरी। और मैंने बताया था कि इसमें दो चीजें हैं बेटा, एक पेरीहेलियन, हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, उपसौर्य। ये घटना होती है प्रतिवर्ष 3 जनवरी। और पृथ्वी क्या करती है बेटा, 7% अधिक या 4 डिग्री सेल्सियस अधिक सूर्यताप की प्राप्ति करती है। दूसरी घटना होती है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा अपहेलियन, अपसौर्य कहते हैं। ये कब होती है बेटा, 4 जुलाई को। और इसमें पृथ्वी औसत से 7% कम ऊष्मा की प्राप्ति करती है। ये भी चर्चा हो गई थी। अब जरा देखते हैं कि सूर्य की किरणों का उत्तरायण और दक्षिणायन। ये नाम सुना होगा, आम बोलचाल में भी हम लोग कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो रहा है, सूर्य दक्षिणायन हो रहा है, ये सब सुनने को मिलता है। ये उत्तरायण दक्षिणायन का भी प्रभाव पड़ता है। इसको जरा सुन लें। जैसे ये पृथ्वी है ना बेटा, और ये विषुवत रेखा है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको कर्क रेखा और मकर रेखा कहते हैं आप। बोले बेटा, तो ये देखा जाता है कि पृथ्वी की एक्सिस पे इंक्लिनेशन के कारण, एक बात ध्यान रखना कि सूर्य की किरणें कहीं इधर उधर नहीं जाती, धरती ही थोड़ा हिचकोले खाती है। क्योंकि कक्षा तल से धरती की एक्सिस का जो झुकाव है वो कितना है बेटा, 66.5 डिग्री। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे सूर्य है, ये पृथ्वी है। अब इसी झुकी हुई दशा में ये चक्कर लगाती है, तो सूर्य की किरणें 23.5 अंश नीचे से 23.5 अंश ऊपर की तरफ वैरी करती है पूरे साल भर में। इससे फर्क ये पड़ता है बेटा कि लगभग 6 महीने सूर्य की किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकल होती है और 6 महीने साउदर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकल होती है। तो सूर्य की किरणें जब 6 महीने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकल होंगी तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल आ जाता है और ठीक उलट दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल रहता है। फिर अगले 6 महीने जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल हो जाता है और उलट उत्तरी गोलार्ध में शीतकाल हो जाता है। ऐसा क्यों? जिधर सूर्य की किरणें वर्टिकल होंगी बेटा उधर गर्मी होगी, और जिधर सूर्य की किरणें इंक्लिनेशन बनाएंगी वहां पे ठंडक होगी। वो आपने देखा कि आपतन कोण सूर्यताप को प्रभावित करता है। क्लियर है बेटा? ये ध्यान रखना कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण, चूंकि साल भर में ये घटना होती है, नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड ये मोमेंट होता है सूर्य की लंबवत किरणों का। फिर से मैं रिपीट करूं कि सूर्य की किरणों का मूवमेंट नहीं होता, धरती का ही कुछ इस तरह का मूवमेंट हो जाता है पूरे साल भर में कि कुछ किरणें 23 डिग्री ऊपर और 23 डिग्री नीचे जाती हुई सी लगती है। इससे हमारे क्लाइमेट पे असर होता है, कभी शीतकाल कभी ग्रीष्मकाल जो आप महसूस करते हैं। भाई वही इलाका है जहां गर्मियों में लू चल रही होती है, हॉट वेव चल रही होती है, और वही इलाका है जहां आप हैं जहां जाड़ों में कोल्ड वेव चल रही होती, शीतलहर चल रही होती। तो ऐसा क्यों होता है? बस उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण होता है। क्लियर है बेटा? इसके अलावा तीसरा कारण है बेटा, उसको भी थोड़ा समझना है। तीसरा कारण है जिसको हम लोग कहते हैं, एक ये हो गया, दो ये हो गया, और तीसरा उत्तरायण तथा दक्षिणायन, यानी नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड जो मूवमेंट होता है। अरे भाई एक फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं ना बेटा 14 जनवरी को, खिचड़ी, मकर संक्रांति। खैर भूगोल वाली ये मकर संक्रांति नहीं है, हम लोग की मकर संक्रांति तो 22 दिसंबर को होती है, लेकिन एक तो मकर संक्रांति जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो 14 जनवरी को होती है, इसको हम लोग खिचड़ी कहते हैं। एक बच्चे ने कहा कि कौन वाला सही है सर?
वो 23 दिसंबर वाला कि 14 जनवरी वाला, दोनों सही है भैया। 23 दिसंबर वाला रेखा की बात की जाती है, मकर रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। और 14 जनवरी वाला ना बेटा राशि की बात की जाती है, क्योंकि बड़ी मजेदार बात है, रेखा का नाम भी मकर है और राशि का नाम भी मकर है। तो 14 जनवरी मकर राशि वाला मामला है। क्लियर है? उससे हम लोगों का लेना देना नहीं, कभी ज्योतिष पढ़ना होगा तो आपसे बात करेंगे। ठीक है। हाँ, बच्चे क्या करते हैं पता है बेटा, कि जब प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं और सफलताओं में थोड़ा विलंब होता है, तब वो ज्योतिषियों से संपर्क करते हैं, है ना। फिर ज्योतिष बताते हैं कि ऐसा कर लें, वैसा कर लें, यह कर लें, वह कर लें। तो वो सब बधाई हो आप लोगों को बाद में, लेकिन अभी तो बेटा पढ़ना है, बात करनी है। क्लियर है? चौथा बेटा, वायुमंडल की पारदर्शिता। अच्छा, एक बात बेटा मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सुन लो, बड़ा जरूरी है। वो ये कि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेके बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं कुछ बेटा बड़ा गोपनीय और वो नहीं पढ़ना। बस परेशानी खाली ये होती है ना कि आप चीजों को भूल जाते हैं। चीजों को बचा के बस रखिए, और इसका सिर्फ एक ही तरीका है बेटा, दूसरा कोई तरीका नहीं कि बार बार आप रिवाइज करिए, चीजों को भूलने मत दीजिए। और जो चीजें आप भूल गए वही मुश्किल है। मुझे लगता है यही मैंने परिभाषा सीखा है आज तक। तो कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं, छोटी छोटी चीजों को याद रखिए बेटा। और आसान क्वेश्चन को गलत मत करिए प्रतियोगी परीक्षाओं में। मुश्किल प्रश्न अगर गलत होते हैं तो सभी के गलत होते हैं, आसान प्रश्नों को सही करिए, आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। लेकिन आप करते हो उलट पुलट, आसान क्वेश्चंस को ले डूबते हो, और कुछ मुश्किल प्रश्नों में अगर गलती हो जाती तो बड़े तनाव में आ जाते कि मेरा गलत हो गया। इजी क्वेश्चन को काहे गलत किया? और किसी कंपटीशन में इतने नॉर्मल नेचर के क्वेश्चन आएंगे बेटा कि अगर आप वहां गलती ना करें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस इसी को गुरु मंत्र दिमाग में रखिएगा और आप सफल हो जाएंगे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेटा वायुमंडल की पारदर्शिता, थोड़ा इस पे अध्ययन करते हैं, बात करते हैं। आपने देखा कि जिन इलाकों में सूर्य की किरणें वर्टिकल होती हैं वहां गर्मी अधिक होती है, अभी पढ़ा आपने। जिन इलाकों में सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं वहां ठंडक होती है। एक बात तो तय है बेटा कि पूरे वर्ष भर सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं, वर्टिकल रेज होती हैं, वो तो विषुवत रेखा के ही आसपास होती हैं। अरे भाई, 23.5 उत्तर की ओर अधिक से अधिक और 23.5 दक्षिण की ओर अधिक से अधिक, यही ना मूवमेंट होता है। लेकिन अगर दो एक्सट्रीम पोजीशन को छोड़ दें तो पूरे वर्ष भर सूर्य की लंबवत किरणें तो इक्वेटोर के ही आसपास होती है ना बेटा। तो सबसे अधिक गर्मी कहां पड़नी चाहिए? विषुवत रेखा पर। और जाहिर सी बात है कि सर्वाधिक औसत सूर्यताप की प्राप्ति विषुवत रेखा पे होती है। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है कि किसी भी दिन का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर वो विषुवत रेखा पे नहीं रिकॉर्ड किया जाता। तो अगर सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा के ही आसपास होती हैं और विषुवत रेखा पर ही लंबवत होती हैं, तो किसी भी दिन का पूरे साल भर में हाईएस्ट टेम्परेचर तो विषुवत रेखा पर ही मिलना चाहिए ना बेटा। लेकिन ऐसा नहीं होता। हाईएस्ट टेम्परेचर हमेशा आप देखेंगे 20 अंश उत्तरी अक्षांशों के आसपास मिलता है। नॉर्दर्न लैटिट्यूड के आसपास 20 डिग्री पर हाईएस्ट टेम्परेचर मिलता है। ज्योग्राफी का जो अब तक का अध्ययन है वो तो ये बता रहा है कि सर्वाधिक औसत सूर्यताप की प्राप्ति भी विषुवत रेखा पे होनी चाहिए और किसी दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर भी विषुवत रेखा पे होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा आज उसी को समझने का प्रयास करेंगे बेटा कि ऐसा क्यों नहीं होता। तो इसको भी जरा समझें। एक्चुअल में फिर से जरा देखें, ये इक्वेटोर है। सबसे हाई टेम्परेचर तो विषुवत रेखा पे होना चाहिए, क्योंकि सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं वो इसी के बीच में घूमती रहती हैं। तो दो चरम पोजीशन को छोड़ दें, 21 जून और 22 दिसंबर, ये दो तारीखों को छोड़ दें तो इसके अलावा ढेर सारी तारीखों में सूर्य की किरणें तो विषुवत रेखा के आसपास ही लंबवत होती हैं।
तो सबसे हाई टेम्परेचर तो विषुवत रेखा पे होना चाहिए किसी दिन का। मैक्सिमम टेम्परेचर इक्वेटोर पे मिलना चाहिए, नहीं मिलता। कारण क्या है? तो कारण है वायुमंडल की पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ध्यान से सुनिए बेटा, इक्वेटोर या विषुवत रेखा, थोड़ा सा अगर ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो वो इलाका है धरती का जिसको हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं, विषुवतीय क्षेत्र कहते हैं। विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के पास का जो इलाका है, ये इसको ज्योग्राफी में हम लोग कहते हैं बेटा, हम किसी दिन बहुत विस्तार से बात करेंगे, अभी तो सूर्यताप का अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन। इस रीजन की सबसे बड़ी विशेषता यह है बेटा, आप पूरी धरती पर मैप खोल के बैठ जाओ, दुनिया के सबसे सघन वन इस इलाके में है। अफ्रीका में देखोगे तो अफ्रीका में कांगो बेसिन है, जायरे बेसिन है। अगर आप दक्षिणी अमेरिका में जाके देखोगे तो वहां पे अमेजोन है, अमेजोनिया। इधर आप साउथ ईस्ट एशिया में देखोगे तो इंडोनेशिया, मलेशिया का इलाका है। तो यही 3 इलाके तो हैं जहां से विषुवत रेखा धरती को छूते हुए निकलती है। ये पूरा इलाका बेटा सघन वनों से ढका हुआ इलाका। अमेजन कितना सघन वन है, ज्योग्राफी के आप विद्यार्थी आप बेहतर समझ रहे हैं, दुनिया के सबसे डेंस फॉरेस्ट है। कांगो बेसिन डेंस फॉरेस्ट है। इंडोनेशिया, मलेशिया में चूंकि वो द्वीपों जैसे देश है बेटा, वहां वनों को ढेर सारा काट दिया गया है। खासियत क्या है इसकी बेटा, वो जरा दिमाग में रखिएगा। यहां प्रतिदिन वर्षा होती है, यानी 365 बटा 365, 100%। साल का कोई दिन नागा नहीं होता, प्रतिदिन बारिश होती है। बारिश का एक विशेष क्रम होता है, यानी तीसरे प्रहर वर्षा की शुरुआत हो जाती है, शाम तक आकाश स्वच्छ हो जाता है। अब एक बात आप मुझे बताओ, जिस इलाके पे साल भर बारिश हो रही हो वहां क्लाउड होंगे, वहां बादल होंगे। और मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत समझाना है कि जब हमारा एटमॉस्फेयर क्लाउडी होता है ये सूर्यताप को प्रभावित करता है, यानी सूर्यताप ठीक ढंग से नहीं आ पाता। सूर्यताप आ तो रहा है लेकिन धरातल उसे सही ढंग से प्राप्त नहीं कर पाएगी, तो जाहिर सी बात है सूर्यताप की प्राप्ति कम होगी। तो सबसे हाई टेम्परेचर किसी दिन का विषुवत रेखा पे होना तो चाहिए था, लेकिन विषुवत रेखा पे किसी दिन का हाई टेम्परेचर नहीं प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि हमेशा वहां क्लाउडी एटमॉस्फेयर बना होता है और क्लाउड, बादल सूर्यताप की प्राप्ति को बाधा। अरे धूप में आप छाता लेके चलोगे तो डेफिनेटली धूप चाहे जितनी तेज होगी, धूप की प्राप्ति तो कम होगी ना बेटा। तो यहां तो नेचर ने छाता बना दिया क्लाउड, और ये सूर्यताप को प्रभावित कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सर्वाधिक औसत सूर्यताप की प्राप्ति इसी विषुवत रेखा पर ही होती है। एक जगह है बेटा इथोपिया, आप मैप में देखना, अफ्रीका में। तो इथोपिया का एक शहर है डलोल, बोले बेटा, ठीक विषुवत रेखा पे सर्वाधिक औसत सूर्यताप का रिकॉर्ड इसी के नाम है। यहां सर्वाधिक औसत सूर्यताप की प्राप्ति इथोपिया के डलोल में होती है। तो पूरे साल भर में सर्वाधिक औसत सूर्यताप की प्राप्ति उस रेखा पे होती है, लेकिन किसी दिन का सर्वाधिक तापमान इस रेखा पर नहीं प्राप्त होता। इथोपिया के डलोल में औसत तापमान 35 डिग्री है, और सर्वाधिक सूर्यताप की जो प्राप्ति होती है किसी दिन का, मैक्सिमम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाता है वो विषुवत रेखा पे नहीं वरन 20 अंश उत्तरी अक्षांशों के आसपास। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि वहां प्रतिवर्ष हमेशा प्रति चक्रवात की स्थिति बनी होती है, एंटी साइक्लोन की स्थिति बनी होती, आकाश एकदम स्वच्छ होता है। सूर्यताप की प्राप्ति विषुवत रेखा से भले ही कम होती हो, लेकिन जितनी सूर्यताप की प्राप्ति होती है वो सब की सब धरातल पर मिल जाती है। और एक बात और कि सूर्य की किरणें उत्तरायण और दक्षिणायन भी तो होती हैं बेटा। तो विषुवत रेखा तो वहीं छूट जाती है, लेकिन ताप विषुवत तो शिफ्ट करती है ना। तो कभी 20 अंश अक्षांशों के आसपास जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने लगती हैं तो यही ना विषुवत रेखा जैसा हो जाता है। ज्योग्राफी में उसको विषुवत रेखा ना बोल के थर्मल इक्वेटर बोला जाता है, ताप विषुवत बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ आकाश स्वच्छ है,
बादल विहीन है, तो सूर्यताप की प्राप्ति जो होगी वो दनदनाते हुए धरातल पे चली आती है। इसलिए सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति किधर होती है? एक बच्चे ने कहा कि दक्षिण की ओर काहे नहीं होती इन्हीं अक्षांशों पर। तो भूगोल के विद्यार्थी हैं, आप इसको बेहतर समझ सकते हैं कि साउथ की तरफ 20 अंश अक्षांशों के आसपास सागरों की अवस्थिति ज्यादा है, और पानी की विशेषता आपको पता है। ये तो क्लाइमेट से दो दो हाथ करते हैं, ये तापमान को बढ़ने नहीं देंगे और तापमान को घटने नहीं देंगे। किसी भी कोस्टल एरिया में आप चले जाइए, आपको ये बात नजर आएगी। वो टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ने नहीं देगा पानी, और ज्यादा घटने नहीं देगा। तो यहां तो अंतर नहीं आ पाता ज्यादा, लेकिन यहां कोई नहीं है बेटा। इसलिए सूर्य की किरणें जब उत्तरायण होकर यहां पहुंचती हैं तो आकाश स्वच्छ मिल जाता है, और जो भी सूर्यताप होता है वो पूरी धरती पे आ जाता है, और सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर इसी रेखा पर रिकॉर्ड किया जाता है। चाहे वो पाकिस्तान का जैकोबाबाद हो, चाहे वो लीबिया का अजीजिया हो, सब इसी रेखा पर है। हम लोग भी इसी रेखा पर हैं। इसलिए आप भी देखते हैं कि जो उत्तरी भारत का इलाका है वो एक खास ऋतु में बहुत गर्म हो जाता है बेटा। लेकिन सर्वाधिक जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया बेटा, वो अफ्रीका के लीबिया के अजीजिया में रिकॉर्ड किया गया, लगभग 58 डिग्री सेल्सियस। ये क्लियर हुआ बेटा? यानी सूर्य ताप की प्राप्ति को वायुमंडल की पारदर्शिता भी प्रभावित करती है। ज्योग्राफी की थ्योरी जो हम लोगों ने पढ़ा, उसके हिसाब से सर्वाधिक टेम्परेचर विषुवत रेखा पर रिकॉर्ड होना चाहिए, जो नहीं होता। हाँ, सर्वाधिक औसत सूर्यताप की प्राप्ति विषुवत रेखा पे होती है। अभी मैंने बताया कि इथोपिया के डलोल में सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन किसी दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर वो रिकॉर्ड होता है 20 अंश उत्तरी अक्षांशों पर। तो जो अब तक का रिकॉर्ड है बेटा, वो मैंने बताया कि लीबिया के अजीजिया में है 58 to 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर। ये क्लियर हुआ बेटा? तीसरा फैक्टर जो सूर्यताप को प्रभावित करता है, भौगोलिक संरचनाएं। भौगोलिक संरचना का अभिप्राय यह है कि धरातल की जो भौगोलिक प्रकृति है बेटा, ये भी तो सूर्यताप को प्रभावित करती है। अगर नीचे सागरों की अवस्थिति ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि सूर्यताप की प्राप्ति ज्यादा महसूस नहीं होगी, क्योंकि पानी के बारे में आपने पढ़ा है कि इसका, अब आगे हम बात करेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह है बेटा, अभी बोलना बहुत ठीक नहीं है, जिसको आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं एल्बिडो। तो स्थलों का एल्बिडो अलग होता है, सागरों का एल्बिडो अलग होता है। तो एल्बिडो को भी छोड़ दीजिए, अगले लेक्चर में हम इसी टर्म पे ही विस्तार से बात करेंगे। सिर्फ इतना समझ लीजिए बेटा कि जैसे धूप में आप कई चीजों को एक साथ रख दें, लोहा रख दीजिए, लकड़ी रख दीजिए, प्लास्टिक रख दीजिए, एक बाल्टी पानी रख दीजिए, तो वहां तो गर्मी एक बराबर आ रही है ना, ये सब एक बराबर गर्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि हर सरफेस को सूर्यताप के ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो धरातल के सरफेस की बनावट भी कभी कभी सूर्यताप की प्राप्ति को प्रभावित कर लेते हैं। क्लियर हुआ? तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि धरती पे जो सूर्यताप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो एक मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना है बेटा। इसमें कई चीजों का मिला जुला प्रभाव पड़ता है, जिसमें सूर्य की किरणों का आपतन कोण यानी इंसिडेंस एंगल, जहां सूर्य की किरणें लंबवत होंगी वहां धरती सूर्यताप की ज्यादा प्राप्ति करेगी। क्यों करेगी? पहला कि वायुमंडल में उसको दूरी तय कम करनी पड़ेगी, और दूसरा कि वो प्रकाश या वो ऊर्जा धरती के कम क्षेत्रफल पर फैलेगा, तो यूनिट एरिया पे टेम्परेचर की प्राप्ति ज्यादा होगी। तिरछी जब होंगी तो एक तो वायुमंडल में दूरी भी ज्यादा तय करनी पड़ेगी, और दूसरा सरफेस पे दूर तक फैलेंगी, तो यूनिट एरिया पे सूर्यताप की प्राप्ति कम होगी। इसका बहुत चर्चा मैंने विस्तार से कल किया। पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर है बेटा, कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट नहीं होती। डायग्राम से समझो बेटा, जैसे ये ऑर्बिट है, यहाँ सूर्य है, तो आप ही बताइए ना, इस रास्ते पे कोई चलेगा तो हमेशा सूर्य से एक बराबर दूरी पर होगा, तो पृथ्वी भी नहीं होगी, और पृथ्वी नहीं होगी तो हमेशा एक बराबर सूर्यताप की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी किस तारीख को सबसे अधिक सूर्य की गर्मी प्राप्त करती है? तो जवाब है 3 जनवरी। आपको लगे और चाहे ना लगे,
आप कहेंगे हम तो स्वेटर पहन के घूम रहे हैं सर, तो आप घूमिए ना, पूरी धरती थोड़ी स्वेटर पहन के घूम रही है। ऑस्ट्रेलिया वालों से बात करिए, वो बताएंगे कि 3 जनवरी को क्या होता है, भीषण गर्मी चल रही है वहां। लेकिन ये ध्यान रखिए 3 जनवरी को सबसे अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे कम सूर्यताप की प्राप्ति करती है, क्योंकि 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। ये बेटा सूर्य की किरणों का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। बोले बेटा, इसको नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड मूवमेंट कहते हैं। सूर्य की, मैंने बार बार कहा कि सूर्य की किरणों का कोई मूवमेंट नहीं होता। धरती की एक्सिस पे झुकी होने के कारण जो वो चक्कर लगाती है, तो ऐसा लगता है कि सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे घूमती हुई सी प्रतीत हो रही है। तो सूर्य की किरणें नहीं घूम रही बेटा, धरती ही हिचकोले खा रही है। हाँ, लेकिन जब धरती घूमती है चक्कर लगाते लगाते, तो सूर्य की किरणें 23.5 डिग्री ऊपर जाती हुई प्रतीत होती हैं और 23.5 डिग्री नीचे। तो जाहिर सी बात है उत्तरायण और दक्षिणायन का भी फर्क पड़ता है, इसीलिए हम लोग का क्लाइमेट बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, यानी सूर्यताप की प्राप्ति प्रभावित होती है। विंटर्स में काहे ठंडा लग रही, वही सूरज है, वही सब कुछ है, फर्क क्यों पड़ रहा है? फर्क इसलिए पड़ रहा है कि सूर्य अभी दक्षिणायन है, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं, सूर्य अभी इधर कहीं घूम रहा है, इधर ठंडा इधर गर्मी। जब सूर्य की किरणें हमारी ओर आ जाएंगी तो हमारी ओर गर्मी आ जाएगी, इनकी ओर ठंडक आ जाएगी, यही क्रम तो चलता रहता है बेटा। फिर मैंने कहा कि वायुमंडल की पारदर्शिता, तो वायुमंडल की जो पारदर्शिता है बेटा वो कैसे है, उस पर हमने व्यापक चर्चा किया। सर्वाधिक किसी दिन का सूर्यताप विषुवत रेखा पे प्राप्त होना चाहिए भूगोल के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होता। सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति 20 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर होता है। 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पे काहे नहीं होता? कारण मैंने बताया कि दक्षिण की ओर सागरों की अवस्थिति ज्यादा है, सागरों का विस्तार अधिक है, इस ओर टेम्परेचर को न्यूट्रलाइज करते रहते हैं। 20 अंश उत्तरी अक्षांशों पे ऐसा नहीं हो पाता। और सूर्य जब उत्तरायण होते होते इधर पहुंचता है ना बेटा, तो यहाँ पे चूंकि वर्ष भर प्रति चक्रवात की स्थिति बनी होती है, आकाश लगभग स्वच्छ रहता है, पूरा सूर्यताप धरती तक पहुंच आता है और धरती दहक रही होती है, और हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। जगह भी मैंने बताया, लीबिया का अजीजिया। वैसे पाकिस्तान का जैकोबाबाद भी उसी श्रेणी में, वहां भी बड़ा हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, और हाई टेम्परेचर तो आपके यहाँ भी रिकॉर्ड किया जाता है। 20 अंश अक्षांशों पर ही जो थार का मरुस्थल वाला इलाका है, गर्मियों में वही तो दहक रहा होता है। टेम्परेचर का डिफरेंस थोड़ा सही होता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई होता है बेटा थार के मरुस्थलों में 20 अंश अक्षांशों पे। कारण मुझे लगता है आप बेहतर समझ पा रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो ये बेटा दिमाग में रखिए। अब जो मित्र रेगुलर मेरी ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहे हैं उनके लिए कुछ बातें हैं। अगले लेक्चर में बेटा सूर्यताप से संबंधित कुछ टर्म हैं जिनको हम लोग टर्मोलॉजी कहते हैं, शब्दावलियां कहते हैं, मैं इनको डिफाइन करूंगा। थोड़ा सा हीट बजट पे बात करूंगा, और तब वायुदाब और पवन पे मैं चर्चा करूंगा। तो जरा सुन लीजिए आज कि किन किन टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जो शब्दावलियां हैं जिन पे मैं चर्चा करूंगा। जो मित्र नोट्स बनाते हो वो अभी लिख लेंगे। मैं आपसे बात करूंगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा। ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हम आपसे बात करेंगे। एल्बिडो पे बात करेंगे, एल्बिडो क्या है। हीट आइलैंड किसे कहते हैं उस पर बात करेंगे। रेडिएशन विंडो किसे कहते हैं, विकिरण खिड़की किसे कहते हैं, हम इस पे बात करेंगे। थर्मल एनोमली किसे कहते हैं, तापीय विसंगति किसे कहते हैं, इस पे बात करेंगे। और एक महत्वपूर्ण है बेटा कि क्षोभ मंडल में आपने पढ़ा था कि यहाँ लैप्स रेट पाया जाता है, यानी ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, लेकिन क्षोभ मंडल के कुछ इलाकों में नेगेटिव लैप्स रेट पाया जाता है, यानी ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ने की जगह पे घटने की जगह पे बढ़ने लगता है। इसको हम लोग ज्योग्राफी में कहते हैं नकारात्मक ह्रास दर। ये क्या होती है, इसकी क्या आवश्यकता है, इसका क्या उपयोग है, तो उसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे बेटा, लेकिन पूरा 1 घंटे का समय चाहिए बेटा। तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम आपसे बात करेंगे तो पहले इन टर्मिनोलॉजी पे हम चर्चा कर लेंगे,
आज ही हम आपको क्लियर कर दें। हाँ, एक सूचना और कि कल जो क्लास होगी बेटा वो थोड़ा डिलेड होगी। लाइव क्लास पहले 11 बजे होती थी, कल ये क्लास आपकी 12 बजे के आसपास होगी। क्लियर है बेटा? और कल की क्लास में इन्हीं शब्दावलियों पे हम आपसे चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे जो ज्योग्राफी का एक थोड़ा सा बेहतर सेगमेंट है। क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे पूछे जाते हैं। वायु दाब व पवन यानी प्रेशर, बेल्ट जो बनते हैं वो, और जो विंड होती हैं वो कैसे चलती हैं, क्यों चलती हैं, इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। एक चीज कि फिर से मैं निवेदन कर रहा हूं बेटा कि जिन मित्रों का छूटा है वो बिल्कुल ना परेशान हो। पूरा पीसीएस का, सिविल का पूरा सेगमेंट में आपसे बात करूंगा बेटा। कई मित्रों का मानना था कि उन्होंने मैसेज वगैरह भेजा कि सर बाकी हिस्सा कैसे पढ़ेंगे। तो मित्र धैर्य रखिए, बारी बारी से हम चर्चा करेंगे और हम सारे सेगमेंट पे चर्चा करेंगे। अभी वक्त हमारे पास है क्योंकि परीक्षाएं अगले वर्ष जून या जुलाई में ही होने वाली हैं। तब तक हम सारे विषय पे आपसे बात कर चुके होंगे। अपना स्नेह बनाए रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। मैं एक एक लाइन क्लियर करता चलूंगा बेटा, लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ कोई मैराथन क्लास जैसी चीज नहीं होती कि एक ही दिन आपको साल भर का खाना खिला दें। ये लिटरली संभव नहीं है। हाँ, अपनी शाबाशी बटोरने के लिए सब किया जा सकता है। पढ़ाई एक स्वाभाविक प्रक्रिया है बेटा, जिसको स्वाभाविक ढंग से चलने दीजिए। तो आज बेटा यहीं तक। सूर्य ताप का वितरण कैसे कैसे होता है हमने विस्तार से बात किया। कल के लेक्चर में हम आपसे कुछ शब्दावलियों पे बात करेंगे जिनका नाम मैंने अभी आपको बता दिया। थोड़ा पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा। कल हम विस्तार से आपसे बात करेंगे। कल का जो लेक्चर होगा बेटा उसका समय लगभग 12 बजे के आसपास होगा। हम इस पेज पे इसकी सूचना आपको दे देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो